दरवाज़ा नॉक हुआ। आरिफ ने मुड़कर देखा तो सिमी उंगलियां मरोड़ती अंदर दाखिल हुई। ज़ेह नसीब वल्ला अलसिम्मी जी व लारी के दरबार में हाजिरी, हैरियत तो है। वो शौक होता उससे गुस्सा दिला गया। अपनी बकवास बंद करिए मेरी। अच्छा सुनाए, कौन सी बकवास करनी है माँ बदौलत, हाजिर जी जान से। वो उसकी बात काट कर बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर वही बात। उससे जिताकर कहा। सिमी सटपटा गई। मेरा मतलब है मैं अभी तुमसे शादी करना नहीं चाहती। आलम आ जाए तब करूंगी। अभी तुम मौलवी को इनकार कर दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। उसकी झिझकती बातें सुनकर आरिफ पहले दोनों आंखें फैला गया कि उसकी छोटी आंखों को यूं अचानक फैला हुआ देखकर सिमी घबरा गई। ना ना अल जानम, इन्ना भी अल शरीफ नहीं। माना कि शराफत मुझ पर ख़त्म हुए, पर ये मत भूले ख़त्म है शुरू नहीं। आपके कपड़े भेज दिए हैं, जाकर तैयार हो ले, मौलवी आने वाला है। वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता बोला। सिमी सदमे से उसे देखने लगी। अगर आप निकाह नहीं करेंगी तो मैं जाकर आपको पूरा लॉक कर दूंगा, और ज़बरदस्ती निकाह मतलब गुनाह। वो कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, जबकि रोती हुई सिमी उसे देखती गालियां देती पाँव पटक कर वहां से निकली। अच्छा आप टेंशन ना लें, फर्स्ट नाइट वाला सिस्टम आलम के आ जाने पर रखेंगे, ठीक है। रूम से बाहर निकलते उसके पुश को देखता बोला। सिमी मुंह पर हाथ रखती रूम में आकर दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। कितनी हिम्मत करके अर्जी लेकर गई थी। वो अपनी बकवास किए जा रहा था। अल्लाह कहाँ फंस गई। बेड पर रखे सुख जोड़े को देखती वो आंखें मसलने लगी। सुबह होते वो आया और उसे कपड़े देकर गया कि निकाह है, जल्दी तैयार हो ले, मौलवी गवाह आने वाले हैं। सिमी जो रात सोई नहीं थी उसकी बातों की वजह से अब ये सब सुनकर उसका दिमाग घूम गया। मतलब वो जो खुद को सारी रात दलासे देकर कह रही थी कि झूठ है, बकवास कर रहा है, असल में वही उसके दलासे झूठे थे। वो उसके साथ निकाह के लिए सीरियस था। मुंह बंद किए खुद को अंदर बैठ गई और खुदा से दुआ करने लगी कि ये सब झूठ हो। पर अभी उसकी बातों ने सारी खुशफहमी हवा कर दी। सिम्मी जी तैयार हैं, मौलवी साहब आ गए हैं। दरवाज़ा नॉक करते बाहर से आरिफ की आवाज़ आई कि सिमी के पसीने छूट गए। मैं हरगिज़ नहीं करूँगी ये निकाह, चाहे तुम मुझे मार दो या मेरी मौत आ जाए। वो भीगी भारी आवाज़ में चिल्लाई। ब्लैक थ्री पीस सूट में मौजूद नक्सक से तैयार आरव ने हैरत से दरवाजे को देखा। और मैंने ये भी कहा था आपसे सुबह, अगर आपने इनकार किया तो इस सूरत में मैं अपनी जान देने से गुरेज नहीं करूँगा। क्यों नहीं समझती, प्यार करता हूँ आपसे, पागल हूँ आपके लिए समी आलम। अगर आप नहीं मिली तो अपनी जान दे दूंगा, पर साथ आपकी भी ले लूँगा। वो दरवाजे पर हाथ मारकर दौड़ा। सिमी सारी बातें सुनकर सहम गई। हाँ, वो पागल इंसान उसे कपड़े थमाकर धमकियां भी देकर गया था और सिमी ने उसकी आंखों में जो जुनून देखा था उससे खफा हो गई थी। जबकि वो खुद मगन सा सारी रात बाहर कहाँ गुजार कर सुबह शॉपिंग बैग लिए अंदर आया और उसके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रखता फिर से तैयारियों में लग गया। सफाई के लिए मुलाजमा और माली आकर चले गए और अब उसका निकाह था। तुम कर लो मुझसे निकाह, तुम्हें तो मेरा भाई आकर पूछेगा कमीने। वो सिसकती डोर अनलॉक करती हुई बोली। आप तैयार नहीं हुई? वो एक भरपूर नजर उसके सादा सरापे पर डालते पूछा। सिमी चलती हुई बेड के पास आई, उससे उसका ड्रेस उठाकर कालीन पर फेंका। चलें, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसे बेड पर ऐसे ही बैठे देखकर वो बोला और वहां से निकल गया। पीछे वो हाथों में चेहरा छुपाकर पपक कर हुई, पर उस पे इस पर जरा सा भी असर न हुआ। बल्कि कुछ ही देर में मौलवी और कुछ गवाहों की मौजूदगी में उसके रूम में वापस साहिल हुआ। सिमी ने घबराकर अपने ही चेहरे पर घूंघट कर लिया, खौफ शर्म से कि ये सब क्या कहेंगे, इतनी बड़ी औरत से शादी कर रहा है, पागल हो गया है। उसके बरक्स उसे घूंघट में देखकर आरिफ दिलो जान से खुश हो गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी की आवाज़ दूसरी दफ़ा रूम में गूंजी, पर होश किसे था। मौलवी ने हैरत से आरिफ को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था, और सिम्मी सच्चे दिल से किसी के आ जाने की मिन्नतें कर रही थी रब को कि आए और उसे कैद से निकाले। समी आलम, आपको आरब हमदानी से निकाह कबूल है? मौलवी ने फिर से दोहराया। सिम्मी, क्या चाहती हैं आप? आरिफ ने गुस्से से सख्त लहजे में टोका और उसके सर को घूरते उल्टे कदम लेता सच में अपनी कलाई काटने के लिए वहां से जाने लगा था कि पीछे आती आवाज़ से उसके कदम रोक दिए। कबूल है। उसकी हिचकियां बंध गईं और आरिफ जानता था ये सिर्फ अब के लिए है। आइंदा वो इस प्यारी लड़की को कभी रोने नहीं देगा, उसे इतनी मोहब्बत देगा कि वो खुद पर नाज करेगी, बल्कि वो अपने आलम की आंखों में चमक लाएगा जब वो सिम्मी को हंसा खिलखिलाता देखेगा रूम में दूसरे
फिर तीसरी दफ़ा उसके कबूल है की आवाज़ गूंजी। आखिरी कबूल है पर आरिफ फूले नहीं समा पा रहा था, जबकि सिम्मी हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट पड़ी, पर उसे तरस आया। मैं आता हूँ सिम्मी जी, दरवाज़ा मत लॉक करना। मौलवी को लेकर वहां से जाते हुए बोला, पर समिया ने दांत पीस लिए। उनके वहां से निकलते ही उससे घूंघट हटाकर भागते दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर मुंह के बल गिरकर सिसक कर रोने लगी थी कि आखिर आज वो हो गया जिसका उसे डर था। उस समाग से आई लड़की ने अपनी जिद मनवा ली और समिया आलम फड़फड़ा भी न सकी। पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, एक बार आलम को आने दो, सारी हकीकत बताऊंगी। ये मौलवी और इतने लोग क्यों आए थे? मुस्कान वहां से भरी गाड़ी को निकलते देखकर लॉन्च में चौहारियों को देखते अरब को देखा। मुस्कान की नसें जब चौहारों पर पड़ी तो साकित हो गई। उसके निकाह में भी तो ऐसे चौहारे थे। ये सब क्या है सुतेले बिच्छू? वो उड़ रही आरिफ ने काफी नागवारियत से देखा। शादी कर ली है मैंने, यानी तुम्हारे सुतेले बिच्छू ने शादी कर ली है, बगैर किसी झंझट, बगैर रोक टोक के। वो चौहारे उसके मुंह में डालता पूछने लगा, पर मुस्कान सर झटक गई। किससे पागल इंसान? पागल? क्या पागलपन है? भाई शादी की है, एक तो इससे अलग सदमा चढ़ गया होगा। वो मुंह बनाए बोला, क्या नाम है उस सुतेली भाभी का? वो धड़कते दिल से पूछने लगी, तभी कहका लगाते आरिफ ने कहा। समिया आलम। वो खुशी से बोला, तुमने समिया जी से निकाह कर लिया? अकल से आ रही इंसान हो, आलम की बहन है। वो सर थामे गिर गई सोफे पर, जबकि आरिफ हैरत से उसे देखता चवारे की प्लेट सामने करते बोला, लो, खा लो, ऐसा ना हो सदमे में फोत हो जाओ और मेरे मासूम अलशरीफ बच्चे फुप्पो फुप्पो करते रोते रहें। बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ, ये क्यों किया तुमने? तुम्हें मालूम नहीं कि आलम तुम्हारा क्या हशर करेंगे? क्यों मरना चाहते हो उसके हाथों? उससे तुम्हें ख्याल रखने को कहा था और तुम? वो भड़क कर बोली, तुम दोनों को मेरी बातें बकवास क्यों लगती हैं? क्या शरीफ बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती? उससे छोकर बोला, क्योंकि तुम करते ही बकवास हो, और शराफत तो तुम्हें आकर आलम दिखाएगा। ये जो चुन्नी चुन्नी आंखें हैं ना, निकाल कर मसल देगा जब उससे मालूम पड़ेगा तुमने उसकी बहन पर ऐसी नजर रखी हुई थी कि उसके चाहते ही अपनी औकात दिखा दी। मुस्कान को उसकी ये गुस्ताखी कभी पसंद नहीं आई थी, तभी भड़क रही थी। तुम तो कहोगी ही ऐसे, जलती जो हो मेरी हसीन आंखों से। अरे लड़कियां मरती हैं मेरी आंखों पर, दिन में 100-200 मैयत उठाते हैं जब मैं किसी की तरफ देखता हूँ। कॉलर झटकते हुए वो बोला। मुस्कान एक अफसोस करती नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर डालकर रह गई। अब क्या कहे उससे, किस तरह से हर्ट किया था उससे आलम को? क्या तुम भूल गए अपनी बहन वाले दिन आरिफ? क्या भूल गए जब वो हैवान हुआ करता था, फिर भी हमारे लिए एहसास को जन्म दिया और तुम्हारी बहन को भेड़ियों से बचाया? हम कुछ नहीं थे, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम सबसे लड़ सकते हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, किसी की गलीस उल्टी नजर नोच सकते हैं, इतनी हिम्मत दी कमा कर खा सकते हैं। वो हुनर दिए, खुद को भूखा रखकर हमें पेट को पालने वाले के लिए हमारे पास यही है बदले में कि जब वो हमारे सहारे अपनी इज्जत छोड़ गया तो हमने उसे ये दिया। उसकी आंखें भीग गईं और पहली दफा सिसक उठी। आरिफ जानता था वो आलम के मामले में काफी हसास है, तभी मुस्कुराता हुआ उसके पास बैठा और उसका सर सीने से लगाया। तुम क्यों ऐसा समझती हो कि हम उसके एहसानों का बदला चुकाएं पगली? क्या उसने कभी हम पर एहसान जताए हैं कि मुझे बदले में ये चाहिए या वो? बेशक उसने खुद को भूखा रखकर हमें खिलाया है। क्या उसने ये कभी कहा कि मुझे खिलाओ तुम दोनों? उससे हमें अपना समझ कर पाला है, दिल के बेहद करीब। तुम ये सोचकर फासला मत बनाओ मुझसे। ऐसा सोचो कि उसने जो किया वो एक बाप, एक भाई, एक बड़े का हक अदा किया है। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि हम उसे अपना समझें, उसे झिझक ना करें, उसे अपना सब कुछ समझें, और मैं कर रहा हूँ। रही बात सिम्मी जी की, तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। क्या कोई भाई चाहेगा उसकी बहन ऐसे ही जिंदगी बसर करे, उसका कोई जीवन साथी ना हो, उसे कोई ना चाहे, दोस्त अजीज हम सफ़र के रूप में? वो ऐसे अजियत देखने दुनिया में आई थी और वैसे ही सिसकती चली जाए मुस्कान? क्या उसका खुशियों पर कोई हक नहीं? क्या वो इस रिश्ते के लायक नहीं, इसलिए कि वो इतने साल उस हैवान की कैद में रही है? तुम खुद सोचो, क्या आलम की ख्वाहिश नहीं होगी उसकी बहन का कोई हाथ थामे? ज़रूर होगी। हम ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते, पर इतना तो जानते हैं ना कि उसकी बहन छोटी थी तब उससे बिछड़ गई। तो क्या तब उस भाई की आंखों में बहन की खुशियों के लिए कोई ख्वाब नहीं होंगे? मिस्सी, जिस तरह मैंने ख्वाब देखे कि मेरी बहन को कोई अच्छा जीवन साथी मिले जो उसे हमेशा खुश रखे, उसके हर दुख सुख में शरीक रहे, उसे कोई दुख न पहुंचाए, वैसे ही आलम के भी ख्वाब होंगे
जिनसे तुम नावाकिफ हो सकती हो, पर एक भाई होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। जब वो उसके हाथों को देखता है, जब वो उसकी मांग को देखता है, मुझे वो सब फील होता है। और मेरी जिंदगी तो वैसे भी उसकी है, अब उसकी बहन की हो जाएगी। हकीकत यह है कि मैं सच में चाहता हूँ सिम्मी को, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे ये भी मालूम है समिया कभी मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगी, और जब मैं आलम से भी मांगूंगा उसका रिश्ता, तो वो पहले अपनी बहन की मर्जी देखेगा, और जब वो इनकार करेगी तो आई एम श्योर वो कभी राजी नहीं होगा उसकी शादी मुझसे करवाने पर। इसलिए मुझे यही बेहतर लगा, और मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि सिम्मी जी को मैं मना लूंगा, क्योंकि औरत सिर्फ इज्जत और मोहब्बत चाहती है, और मैं वो दोनों दूंगा उसे, तो मुझे यकीनन मान जाएगी। वो एक ही सांस में सब कुछ कहते मुस्कान को लाजवाब कर गया। मतलब एक तरफ वो आलम की बहन की ज़िंदगी बचा रहा था, तो दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत को ला हासिल होने से भी बचा गया। सौतेले बिच्छू, मुस्कान ने उसे मोहब्बत लगावट से देखकर मुक्का मारते पुकारा। मरो निकलो कटर की कीड़ी, तुमने मेरी अल मुबारक आंखों को चुन्नी चुन्नी कहा, निकलो वरना जाया हो जाओगी। मुंह फेरकर वो नाराज हो गया। मुस्कान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। हाँ तो दफा हो, मना कौन रहा है, सदा नाराज रहो। उससे फौरन उसकी खुशफहमियों को ठोकर मारी कि वो बिलबिला उठा, ऐसे जैसे छत से गिराया हो उसे। आलम कहाँ है? एकदम वो संजीदा होकर बोली। मुझे नहीं मालूम, मैं अलिफ से रब्ता करने की कोशिश में हूँ। आरिफ भी संजीदा होता उठा और उसके पीछे ऑफिस के लिए बढ़े। आलम की लोकेशन नहीं मालूम हो रही, अलबत्ता अलिफ शेर दोनों इस्लामाबाद में मौजूद है। वो उससे बता बताता बोला, अगर ये दोनों यहाँ पहुँच गए तो आलम की क्यों लोकेशन नहीं मालूम पड़ रही? ये हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा? वो भड़क कर तेज लहजे में बोली। रिलैक्स मेरी जान, मुझे लगता है हमें शेर के घर चलना चाहिए, वहीं सब कुछ मालूम होगा। क्यों? आरिफ ने स्क्रीन से नसें हटाकर कहा। सिमी लब खींचकर सोच में चली गई। यही बेटर रहेगा। पर सिम्मी जी का क्या करेंगे? उससे कहाँ छोड़ेंगे? अभी खतरा टला तो नहीं है, उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। वो आरिफ की पुष्प पर खड़ी चेयर पे हाथ टिकाती बोली। उसे साथ ले चलते हैं, अच्छा रहेगा, कुछ खुली ताज़ी फिजा में सांसें लेंगी। आरिफ ने खड़े होते हुए कहा। मुस्कान सा हिला गई। यू आर राइट। वैसे भी ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते। पर उससे पूछेगा कौन कि वो चल रही है कि नहीं? उसकी फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। आरिफ ने उसकी टोपी उतार कर पहनी। चलो मैं चेंज करके आती हूँ, जब तक तुम अपनी अलसिम्मी जी को मना लो। दुनिया कुछ करे ना करे, हमें अपने आलम तक पहुँचना है। वो हाथ मारकर उसके सर पर सजी अपनी टोपी गिराते हुए बोली। आरिफ उसकी पुश्त घूरता टोपी उठाकर वापस पहन गया, बल्कि सिम्मी का मुकाबला करने का सोचते हुए मुंह पर रखती और अपनी ज़रूरत की चिप डिवाइस उठाकर बैग में रखते। अपने हथियार अलमारी से निकाले और उनके मैगजीन चेक करके बैग में रखते। जिप बंद करते वहाँ से निकला और अपने रूम में गया। वहाँ से एक सुनहरा केस लेकर सिम्मी के रूम की तरफ कदम उठाए। वो दरवाज़ा नॉक करके धड़कते दिल लबों पर आयतल कुर्सी का वर्क करता अंदर दाखिल हुआ। उसे लगा था उसका स्वागत जूतों से होगा, पर वहाँ सकूत छाया देखकर वो ठड़क गया। सिम्मी जी। उसे बेड पर सोई देखकर पास आकर बैठा। समिया। कंधे से पकड़कर उसका रुख जबरदस्ती अपनी तरफ करते वो उसका आंसू से भीगा चेहरा देखता लब भींच गया। सिम्मी। नाम मत लो, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें कभी माफ। प्लीज। आरे में तड़प कर उसके लबों पर हाथ रखा। ऐसा तो मत कहें, चाहे जूते मार ले मुझे दुख नहीं होगा, पर ऐसा मत कहें कि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी। मैं मानता हूँ मैं गुनाहगार बन बैठा हूँ, पर मैं मजबूर था, प्लीज़। इल्तिजा करता मिनटों पर उतर आया। सिमी ने सुर्ख भीगी गुस्से भरी आंखों से देखते नसें फेर ली। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमसे मेरे सामने अपनी शक्ल मत लाओ, जाओ यहाँ से। मेरा भाई आकर खुद तुमसे हिसाब लेगा। वो सोच भी नहीं सकती थी, उसे सोचते खुद से शर्म आ रही थी। ये सामने जवान लड़का बैठा उसका शोर है, डूब कर क्यों नहीं मर गई इस मुकाम पर? क्या दे सकती है वह उसे? कुछ भी नहीं। फिर क्यों उसने खुद की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसे भी नसें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब प्यार किया तो डरना क्या, जल गए हमारे दुश्मन, इश्क हम पागल। वो बोंगी शायरी पढ़ता कहकर लगा उठा। वैसे इतना भी क्या बंदे का सड़ा हुआ होना, हंसना नहीं, वाह तो कर सकती हैं। वो उससे अपनी बोंगी बातों से हंसाने लगा था, जब पर सिम्मी के अंदर तैश बरपा था। तुम जा रहे हो या मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं? अचानक ऊंची ही हड़बड़ाहट में आरिफ की मुस्कुराहट सिमट गई। जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त निकलो मेरे सामने, मेरे रूम से।
उसे कुशन मारते वो बेड से उठने लगी थी कि बर वक्त बौखलाकर आरिफ ने उसका बाजू पकड़ते वापस बेड पर गिराया। सिमी की तो आंखें फैली थीं, साथ आरिफ भी अपने संभल पे हैरान था। उसकी सफ़ेद रंगत देखकर वो मुस्कुराहट दबाकर शरारत पर मचल उठा और आहिस्ता से अपना बाजू उसके ऊपर से ले जाकर दूसरी तरफ रखा और उस पर झुकाया। क्यों इतना चिढ़ती हैं सिम्मी जी अपने इस अलशरीफ वल शोहर से? चिराग लेकर निकलेंगी तब भी मुझ जैसा शरीफ नेक बंदा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप माने या ना माने, मुझे शराफत का अवार्ड मिल चुका है। वो उसकी सब्ज भीगी नैन कटोरों में देखता हुआ बोला। सिम्मी ने उसे देखते थूक निकला, तो दूर रहो मुझसे। वो मचल कर उठने लगी कि आरब शरीर मुस्कुराहट के साथ मजीद झुक गया कि सिम्मी सांसें रोककर सीधी होकर लेट गई। प्यार करती हैं? उसके सफ़ेद गाल पर उंगली फेरते हुए पूछा। सिमी ने सख्ती से भीगी आंखें मींच लीं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा था उसके साथ? वो लब दबाकर सिसकी। बताएं ना सिम्मी, मुझसे प्यार करती हैं? वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता उसके रोने पर मजबूर कर गया। मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती, मोहब्बत तो दूर। बेशक वो बड़ी हो गई थी, वो बहुत बड़ी थी उससे, पर हिम्मत नहीं थी। हिम्मत हौसला उसमें बिल्कुल नहीं था। अगर होता तो वह हैवान कभी नोच ना सकता उसे, और अब उससे ये छोटा सा लड़का भी इससे मजबूर ना कर पाता। वो काफ़ी कुछ उससे उम्मीद रख चुकी थी। ये लड़का उससे अकेले देखकर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। वो उसकी नर्म गर्म चेहरे पर पड़ती सांसों से समझ गई थी कि वो अब क्या करने वाला है। आरिफ ने मुस्कुराते उसके पेट पर रखे कपकपाते हाथ को अपने हाथ में लिया और उनमें अपनी उंगलियां उलझाते हुए झुक कर अकीदत से उसकी मांग पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब थी। समिया का सांस उसकी शिद्दत भरे लम्स पर रुक गया कि उसे लगा वो मर जाएगी। आप चाहें सारी उम्र नफरत भी करती रहे सिम्मी जी, पर मैं आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे अपने अल शरीफ शोहर को कुठी क्यों ना पड़वाएं अपने बॉडी बिल्डर भाई से। मैं अल शरीफ अल मासूम बंदा खामोशी से खा लूंगा मार। वो उसके कान में सरगोशी से कह रहा था। सिम्मी ना उसे अपनी उंगलियां आज़ाद करवा पा रही थी, ना ही उसकी हजार से निकल पा रही थी। आरिफ सीधा हुआ, तब उसने गहरा सांस भरा, पर अभी संभली ही कहाँ थी जब वो पास रखा सुनहरी रंग का केस खोलकर उनमें से सुर्ख चूड़ियां निकालता उसकी सूनी कलाइयों में पहनाने लगा। आपको मालूम है, आपकी चूड़ियों से भरी भरी कलाइयाँ मुझे पागल करती हैं। उनकी खनक मुझे अपने दिल में सुनाई देती है। वो उसकी दोनों कलाइयां देखता बोला। चलें, तैयार हो लें, इस्लामाबाद जाना है। हम तीनों को उठें फास्ट मेरी दुल्हन। उसकी सफ़ेद हथेली पर लपकता वो उसके वजूद में सर लहरें पैदा कर गया। सिमी ने गुस्से से झटक कर अपने हाथ खींचे, जिससे रूम की खामोश फिजा में छनक मच उठी। मुझे कहीं नहीं जाना, सुना तुमने? वो गुस्से से सूख चेहरे से बोली और मुंह दूसरी तरफ कर गई। आरिफ ने कुछ परेशानी से उसके चेहरे को देखा। क्या इरादे हैं सिम्मी जी? वह हंसता हुआ मायने हेजी से उसके गुलाबी लबों को देखने लगा। सिमी उसका इशारा समझकर सुर्ख नारी हो गई। दफा हो जाओ यहाँ से बदतमीज लड़की, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हाथ मारकर उसे फिर से धक्का देने की कोशिश करती चिल्लाई। ओके ओके, अलहारी की अलजानम, गुस्सा तो मत करें। जा रहा हूँ, पर प्लीज़ आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तैयार हो जाएं, शाबाश। चलें मेरी ताज़ी ताज़ी बीवी। वो झपक कर उसकी चूड़ियों को छूकर वहां से निकलते हुए बोला। इस अवतार पर सिम्मी तो खामोश बुत बनी रह गई। अगर आप अपने नाजुक पाँव को ज़रा सी तकलीफ दें दें तो ठीक, वरना ये नहीं कि मैं आकर कर सकता हूँ। फिर तो चेंज भी मैं। वो बेबाक बनकर दरवाजे पर खड़ा होता बोलता उसके सरापे पर अपनी सुगड़ी नजरें गाड़ दी। सिमी का दिल किया उसका मुंह नोच ले। तुम दफा हो रहे हो यहाँ से कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। वो आंसू रोकने की कोशिश में निढाल होती चिल्लाई। आरिफ दोनों हाथ माफी के लिए उठाता उससे फ्लाइंग किस करते वहां से निकल गया और सिमी ने घबरा कर अपने मुंह पर हाथ फेरा, जैसे किस चेहरे पर लगी हो। वो सोच कर ले उठी और बेसारियत से उठकर तैयार होने लगी। पता नहीं उसे कहाँ लेकर जा रहे थे, उसका भाई कहाँ था, उसकी शहजादी कहाँ चली गई थी। मैं तन्हा हो गई हूँ फिर से शहजादे। वो सिसक कर दीवार से पुष्टि कार रोने लगी। तुम कहाँ हो? तुम्हें अपनी बहन याद नहीं आ रही? कहाँ लेकर चले गए मेरी शहजादी को? मैंने तुम्हें कहा था उसे फूल की तरह रखना, उसकी तारीख अंधेरी दुनिया में जुगनू बनकर जाना, पर तुमने तो उसे खो दिया कहीं। लेकर आओ उससे मेरे भाई। साहिल, मेरे आलम को मुझे पहुंचा दो, मेरी शहजादी को वापस कर दो। साहिल, ऐसा मत करो। उसकी मध्यम भीगी आवाज के साथ सिसकियां गूंज रही थी।
जो वो दोनों बहन भाई नम आंखों से दरवाजे पे खड़े सुन रहे थे। मैं देखती हूँ। मुस्कान आरिफ की आंखों में अजियत गर्व देखती हुई उसके कंधे पर हाथ रखे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अपिया, उससे मोहब्बत से पुकारा कि ड्रेसिंग टेबल के पास रोती सिमी बौखलाकर चेहरा दूसरी तरफ कर दिए अपने आंसू साफ करने लगी। मैं भी तैयार नहीं हुई, जाओ, आ जाऊंगी खुद। वो सर लहजे में कहती उठकर जल्दी वार्डरोब के पास आई और उसे खोला तो सामने ही उसके भाई के लाए कपड़े भड़कीले चमकीले फूलों वाले फ्रॉक, शलवार कमीज हर डिज़ाइन में मौजूद थे जो उसकी सिमी पहन सकती थी। वो बेदर्दी से लब कुचलती हुई अपनी हिचकियां दबाने लगी। तभी पीछे से मुस्कान ने उसे अपने हसार में ले लिया और सर कंधे पर अटकाते उसे देखा। सिमी कसमसाई पर कहाँ खुद को उससे छुड़वा सकती थी। आज मैं अपनी जानम के लिए कपड़े सिलेक्ट करूंगी। वो हाथ बढ़ाकर हैंग कपड़ों में से सिलेक्ट करने लगी जबकि उसके हसार में खड़ी सिमी अपने आंसू दुपट्टे से साफ किए। हाँ, ये बेस्ट है। उससे एक सुर्ख रंग का सूट निकाला जो काफी गहरे रंग में भी था, जिसे सिमी देखकर सटपटा गई। मैं ऐसे गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनती मुस्कान, हटो पीछे, मैं खुद सिलेक्ट करती हूँ अपने कपड़े। वो एक पीके कलर के सूट को निकालते हुए हल्की से बोली, बल्कि अपनी कलाइयाँ भी उससे उससे छुपा रखी थी, जिसकी ये मासूम कोशिश मुस्कान की सिरक निगाहों से खाज छुप सकती थी। आप यही पहनेगी स्वीट हार्ट, आलम जब वहां तुम्हें देखेगा तो कितना खुश होगा, सोचे। वो उसका रुख अपनी तरफ करती बोली, क्या आलम के पास जा रहे हैं, मतलब शहजादी के पास। वो खुश होती यकीन दहानी करने लगी। मुस्कान ने सर हिलाते पलकें झपकाई। चलें, अब इस खुशी में एक बबल ही खा लें, मूड फ्रेश रहेगा। उससे कहते सिमी को समझाने का मौका दिए बगैर मुंह में बबल डाल दिया जबरदस्ती कि वो बबल बिलबिला उठी। ये क्या बदतमीजी है मुस्कान, उसे गुस्से से छिड़का पर मीठे बबल के जायकों को महसूस करती छीन कर हंस पड़ी। अब आई है ना ऊंटनी पहाड़ के नीचे। हंसते वो उसे बाथरूम की तरफ धकेलती अंदर बंद कर चुकी थी। उस सिम्मी भी अपने भाई के पास जाने का सोचती मुस्कुरा रही थी। मुस्कान उसके बालों का हेयर स्टाइल सोचती जेब से मोबाइल निकाल कर देखने लगी, जहाँ उसके आदमियों के कॉल्स के अलावा जिसे वो देखना चाहती थी वो कहीं नहीं थी। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं एसएसपी, बड़ा गरूर है खुद पर, बड़ी अना है ना तुम्हें, मालूम पड़ेगा बच्चों जल्दी कि मिस्सी क्या चीज़ है। सिमी के लिए एक बालों का हेयर स्टाइल सेलेक्ट करते वो बड़बड़ाई और वहाँ रखी नील पॉलिश उठाकर नाखूनों पर लगाने लगी। खुद इस वक्त ब्लैक जीन्स वाइट शर्ट के साथ लेदर का जैकेट गले में मफलर और कोहनियों तक फोल्ड आसी ने बालों की फ्रंट चोटी बनाए बबल जब आती दोनों हाथ जैकेट की जेब में फंसाए खड़ी रूम पर सरीसरी सी नजर डाल रही थी। सिम्मी और उसके रूम में फर्क ये था कि उसके पास भागने के लिए खिड़की मौजूद थी, जबकि सिम्मी को यह सहूलत मुहैया नहीं की गई थी। और वो बेचारी तो अपने भाई पर जान देती थी, कहाँ उसे टीस करके गुदगुदी करता मज़ा हासिल करना जो मुस्कान को आलम को तंग करके मिलता था। गाड़ी शहरयार के बंगले के सामने रुकी। गार्ड ने भागकर गेट खोला और वो अंदर दाखिल हुए। घर में कौन कौन है? गाड़ी से बाहर निकलते अलिफ ने पूछा। शहरयार ने दूर दूर तक फैले सरसब्ज लॉन को देखा। इस वक्त तो सिर्फ मेरी बीवी मौजूद है। मम्मा सुबह ही मिशाल की खराब तबीयत होने पर निकली हैं। अलिफ ने सुनते सर हिला दिया और शहरयार के पीछे नूरोलैन को बाहों में भरे चलने लगा। उन्हें चाहिए था कि वो नूर को किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में एडमिट करवाते, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। एक तो खतरा अभी टला नहीं था और दूसरा अगर बाहर किसी को भी मालूम पड़ गया कि जिस दुल्हन को दहशतगर्द लेकर गए थे उसकी इस हालत में वापसी हुई है तो धमाका बन जाता और उसके इश्तेहार लग जाते। फिर ज़रूर उसके गिर्द दूसरा खतरा मंडलाता रहता और शायद आगे ज़िंदगी में उभर नहीं पाती, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। इसे इस सब को देखते ब्रिगेडियर ने फैसला लिया था कि सारी ज़रूरियात उन्हें मुहैया की जाएंगी और आर्मी से माहिर डॉक्टर भी भेजे जाएंगे इलाज के लिए। उन्हें सिर्फ सेफ जगह पर रखना है, ऐसा ना हो हर दवा किंग फिर दूसरी बहन को निशाना बनाए। देखकर तो वो हैवान गया था, उसे वापस हासिल करना उस हैवान के लिए बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उन्हें खुफिया रखना था। यहाँ प्लीज़। वो उससे कहता है खूबसूरत हॉल नुमा रूम में दाखिल हुआ और अलीफ को बेड की तरफ इशारा दिया। अलीफ ने आगे बढ़ते हुए नूरुलैन को बेड पर डालते लब सख्ती से खींचकर उसके चेहरे लबों को देखा। मैं सर को कॉल करके पहुंच जाने पर इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द डॉक्टर्स भेज सकें। शहरियार ने मोबाइल निकालते हुए कहा और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से डोर बंद करता निकल गया। उसके जाते ही अलीफ ने नूर के गाल पर हाथ रखते उंगलियों से अपने जख्मी नकोश को छुआ। बोनी। झुककर माथे पर प्यार करते वो उसे खुद में छुपा कर रोने लगा।
क्यों किया ऐसा बोनी? देखो, सब खत्म हो गया। भीगी भारी आवाज़ में सरगोशी करता हूँ, उसके गालों को चूमता सीने से लगाकर उसकी हालत पर अपने अंदर की तड़प मिटाने लगा। ये आलम आपने अच्छा नहीं किया। उस हैवान को हमारे हवाले नहीं किया जिसने मेरे माँ बाप के साथ मेरी बीवी की ये हालत की है। वो बेआवाज़ आंसू बहाता हूँ, उसके जले लबों को आहिस्ता नरमी से छूते उसकी खूनलुदा आंखों को चूमने लगा। सीना चीर कर मैं उसके टुकड़े कर देता आलम। उससे मेरी बोनी की ये हालत की। कैसे बर्दाश्त की होगी इसने इतनी तकलीफ, जिसे मैंने फूल भी कांटों वाला नहीं दिया, थामने दिया। मेरी मासूम बोनी की हालत की है उस हैवान ने। रहने देते मेरे लिए, मैं आंखें नोच लेता कुत्ते की। वो उससे तेज से उसकी रगें फूल चुकी थीं। वो बिल्कुल आपे से बाहर हो रहा था कि उसका दिल कर रहा था अभी सामान उसके सामने आए तो वो उसे दो हिस्सों में चीरकर कुत्तों को खिला दे। हाँ, उस कुत्ते किंग की गर्दन काट कर उसे घसीटते कांटों पर, जैसे वो मासूमों को भगाता था। नूर, मेरी बोनी आंखें खोलो। देखो मैं आ गया, तुम्हारा दाद आ गया है। आंखें खोलो जान। अपनी सूख आंखें मसलता हुआ वो उसकी हथेलियां देखता, उन पर बूट के निशान, कुचली हुई स्किन उसे दर्द से दो चार कर गई कि तड़प कर उसे सीने में छुपाए वो ऊपर देखता आंखें मीच गया। कहाँ हैं डॉक्टर्स? सर, कब भेज रहे हैं? वो बेचैन होता अपने मोबाइल पर कांटेक्ट करता हुआ अपने ऑफिसर से बोला। रिलैक्स ऑफिसर, निकल चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। ऑफिसर ने तहम्मुल से कहा। वो गुस्सा भी था, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आ जाओ। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने इजाज़त दी और तकिए पर पड़ी अपनी मता जान को देखा। सर, ये साहब ने दिए हैं। मुलाजमत सामने बेड पर बैठे लड़के को ब्लैक यूनिफॉर्म में देखती, उसके खून उलूदा बूट, हल्की हल्की शेव, हल्की मूछें, हाथ पर पहने ब्लैक ग्लव्स, वो मुलाजमा का दिल साकित कर गया। उसने अपने साहब को तो देखा था, वो खूबसूरत था काफ़ी, और फौजी की वर्दी में इस कदर हसीन लगता था कि वो बयान नहीं कर पाती थी खुद से। पर उस सामने बैठे धूल मट्टी खून से आलूदा सीक्रेट एजेंट की वर्दी वाले ने उसकी धड़कनें साकित कर दी थी। मसलसल खामोशी पर अलिफ ने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां खामोश गुमसुम खड़ी मुलाजिमा को पाया, जिसके हाथ में कपड़े थे। फरमाइए। गला खंगारते अलिफ ने उसे साकित मजीद निहारने पर चिढ़कर मगर तमीज से बोला, ओ जी, सर जी, वो साहब ने ये कपड़े आपकी बहन के लिए दिए हैं। परी ने बताया भी था कि वो उसकी बीवी होगी जिसे कपड़े देने हैं, और उसका दिल नहीं कह रहा था इस कदर सोने मुंडे की बीवी का सोचने का। ये मेरी बीवी है बहन, आप कपड़े यहाँ टेबल पर रखकर जा सकती हैं। उससे मीठे लहजे में जमा कर कहा और रुख नूर की तरफ कर लिया, जबकि उसके मुंह से अपने लिए बहन सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। सॉरी, पर मैं आपकी बहन नहीं हूँ, मुलाजमा ने कपड़े पटकते गुस्से से कहा। अलिफ ने सुर्ख आंखों की खोरी डाली, वो हड़बड़ाकर मुड़ी और दिल पर हाथ रखती वहां से भाग गई। अजीब मखलूक है। बड़बड़ाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और ट्रे से कॉटन उठाता बाथरूम से एक कटोरा नीम गर्म पानी का लाकर उसकी आंखें साफ करने लगा था। साथ ही आहिस्ता आहिस्ता से उसके वजूद से भारी कपड़ों के बोझ जुदा करते, जख्म पर पायोटीन लगाते उसके चेहरे को देखने लगा। वो पोर पोर जख्म थी। अलिफ उसके नाजुक सरापे के पोर पर अपने हाथों से मरहम करता, लब दांतों तले दबाकर उस पर अपने लब रख चुका था। ये सोचे दिमाग की रगें फाड़ने के लिए काफी थी कि उसे ठोकरें मारी गई थीं। झुककर उसके पुष्प पर लब रखते सिप बंद कर दी। खुद पर गर्म शिद्दत भरा लम्स पाकर परी कसमसाई और करवट बदलने लगी थी कि शहरी ने उसे जकड़कर उसकी कोशिशें नाकाम कर दी। छोड़े, उसे पीछे धकेलती वो फड़फड़ाई। डार्लिंग। उसके हाथ तकिए से लगाते शहरी ने उसके कान में सरगोशी की। उसे झटपट कर आंखें खोली। मतलब ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। वो सच में उसके पास बैठा हुआ था। आप कब आए?" वो आंखें मसलती उसे देखकर होश-उड़ती चिल्लाई। "श्श!" बताया था ना, घर में मेहमान आने वाले हैं। आहिस्ता। एकदम उसके सुर्ख लबों पर उंगली रखते वो बोला। परी की आंखें फैल गईं। "कौन? वो टीवी वाली दुल्हन आई है?" उसने राजसारी से पूछा। शेर ने सर हिलाया, जिस पर परी की आंखें चमक गईं। हम्म। वो उसके बालों में चेहरा छुपा कर बोला। जल्दी से मज़ेदार नाश्ता तैयार करवाओ, बहुत भूख लगी है, फिर निकलना है, जल्दी करो। उसका गाल थपथपाकर बोलता वो सीधा लेट गया। परी का दिमाग तो कहीं और पहुंचा हुआ था। अगर हुरिया बीमार न होती तो ज़रूर उसे बताती कि उसके पास वो टीवी वाली दुल्हन आई है। शहरी, वो मैं सेल्फी ले सकती हूँ उसके साथ?
वो उंगलियां मरोड़ते इजाज़त चाहने लगी। शहरी ने आंखें खोलकर पास बैठी बीवी को देखा, जो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी शर्ट पहनकर सोती थी। तुम मेरे साथ सेल्फियां लो हनी। झटके से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, और उसे बाजू में जकड़ते फड़फड़ाने की इजाज़त नहीं थी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आखिर आ ही गए वापस अपनी दुनिया में बीस्ट। हेलीकॉप्टर से उसे उतरते देखकर किंग अपनी कामयाबी पर कहका लगाता हुआ बोला, कैसा रहा सफर? मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची होगी अपने किंग के पास वापस लौटने में। वो तनसे जताकर बोला। वो मजबूत चाल चलता हुआ सर तासुरात के साथ बिल्कुल उसके सामने रुका। हमारी दुनिया में वापस आने पर खुश आमदीद। इसराइल की ज़मीन पर कदम रखे सामने खड़ा किंग और उसके साथ खड़े बाकी के उसके साथी खुशामदीद करने लगे। इतना खुश आमदीद मत कहो किंग कि तुम्हारी रुस्सत करते वक्त मैं ठीक से बाय भी ना बोल पाऊँ। तुम अच्छी तरह मुझे जानते हो, मैं इन फॉर्मेलिटीज से दूर रहता हूँ। इसे सीधी तरह बताओ, मेरी बीवी कहाँ है? उससे फालतू की बात को नज़रअंदाज करते सर लहजे में पूछा। किंग उसके हाथ की कलाई को देखने लगा, जो खून से आलूदा थी, पर उसे वहाँ वो पीके का अपना निशान नजर नहीं आया। उससे मिटा दिया था। वो अब बिल्कुल अलग बन चुका था उससे। मतलब कतर इसराइल के साथ ही ठीक कह रहे थे उससे। वो उसका नहीं रहा, वो पाकिस्तान का बन चुका है। अपने राइट साइड वाले बंदे को मार दो। किंग ने हुक्म दिया। सबने बड़े तजस्सुस से देखा था और मुंतजिर रहे बीस के एक्शन के, पर वो खामोश खड़ा रहा, जैसे सुना नहीं। मेरी बीवी कहाँ है किंग? इस बार वो बहुत ठहर ठहर के गुर्राया। किंग ने बहुत नागवारियत से देखा उसे, जिससे उसे हुक्म को सुना अनसुना कर दिया था। वो सब उसे हैरत बेचैनी से सामने खड़े दिख रहे थे। किंग के तारुफ करवाने पर मालूम हुआ था वो तारीख अंधेरे में बगैर आँख के लड़ सकता है। आंखों पर पट्टी बांधे भी हजारों के दिल नोच सकता है। वो इस कदर खौफनाक था कि मिनट में किंग के कदमों में 10 लोगों के वजूद के फड़ाते लोथड़े निकाल कर रख देता था। वो तजस्सुस का पहाड़, जिसे दुनिया में अपने 20 नाम अपनी हैवानियत से थरथरी मचा दी थी, आज सामने था। आंखों पर पट्टी, खून आलूदा लंबा फैला वजूद, सीना तान का दुश्मन के सामने बेफिक्र बेखौफ था, ये जानते हुए कि किंग गद्दारी पर सजाए मौत देता है, पर उसे फिक्र नहीं थी। जबकि उसके पीछे परों को घुमाता हेलीकॉप्टर था, और दाएं बाएं वही बॉडीगार्ड जो उसे यहाँ लेकर आए थे। तुम्हारी बीवी बिल्कुल सेफ है मेरे पास, बीस्ट। उससे मेरे पास पर काफ़ी जोर देकर कहा, जैसे उसकी मजबूरी से लुफ्तंदोज हो रहा हो। मेरी ताकतों को आजमाने की जुर्रत मत करो किंग, मैं आज भी वही हैवान हूँ। उसे कहने पर किंग ने पास खड़े अपने गार्ड को इशारा किया, जिससे बेआवाज बहिर आहट के कदम पीछे लेते हुए बिल्कुल पीस के पीछे खड़ा हो गया, और दूसरा सामने। दोनों ने फिजा में आहिस्ता से हाथ बुलंद किए और उसके कानों पर अपने पंजे मारने चाहे। वो कद वजूद में उसके बराबर ही थे, सफ़ेद सुर्ख रंग वाले। सब दम साधे खड़े देख रहे थे। क्या वो क्या करने वाला है? क्या किंग का कहा सच होगा, या वो पहले ही वार पर अपने कान के पर्दे फाड़ चुका होगा? दोनों ने पूरी कुव्वत से उड़ाते हुए अपने पंजे मारने चाहे ही थे कि दफातन ऊपर की तेजी से झुका। ठाक के साथ दोनों के हाथों की ताली बजी, और अगले ही लम्हे चीखें बुलंद हुई, जब नीचे से बड़ा सा भारी पंजा दोनों के मुंह पर आया, और खींचकर दोनों की पूंछ एक दूसरे से टकराते उससे पूरी कुव्वत लगाई, और अपनी उंगलियां उनकी आंखों के अंदर तक गाड़ कर नोच। वो दोनों मुंह पर हाथ रखे बुलंद चीखें मारते दहाड़ रहे थे, और मुतबस्सिम सा साहिर आहिस्ता से आंखों से पट्टी खोलता उस सुर्ख कपड़े पर उनकी आंखों का लहू साफ करने लगा। अपने कुत्ते मुझ पर भेजने से पहले ये क्यों भूल जाते हो कि इनकी फितरत होती है भौंकने से पहले काटेंगे नहीं। पैंट की जेब में हाथ फंसाए वो तमस्सुर से सामने महल को देखता, और आगे उन्हें खड़ा देखकर बोला, तुम वाकई बदल चुके हो बीस्ट, आई एम इम्प्रेस। तुम और भी, वो क्या कहते हैं, तेज तलवार शेर की दहाड़ हो। किंग ने खुश होते कहा, तुम्हें मालूम है यहाँ ये सब 50 मुल्कों के मेरे साथी दहशतगर्द मौजूद हैं, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए बीस्ट। हजारों सालों में हजारों वजूदों में सिर्फ एक वजूद मिलता है बीस्ट का, और वो तुम हो, करोड़ों में एक। बहुत बकवास कर ली किंग, बताओ मेरी शहजादी कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो ये बीस्ट बाद में। मत भूलो, पहले ये सैर है, सैर आलम, आलम में मौजूद उन हैवानों के लिए सैर। वो उसकी बात काट कर गुर्राया। फिजा में सब कुछ छा गया। उसी गुर्राहट के बाद कतर के शहजादे ने घूर कर किंग को देखा,
वो गड़बड़ा गया। आओ, पहले आओ बीस, अंदर आओ और अपनी शहजादी से भी मिल लो। उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा। दाएं बाएं होते उसे सफ़ेद रोश पर बिछे सुर्ख मखमल की कालीन की समेत इशारा दिया, जिसके एंड पर बड़ा सा सफ़ेद गेट था, जहाँ सालों पहले भी कुछ यूं ही एक गेट बना था, जिसके अंदर दाखिल होते उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। सई ने सर झटकते हुए कदम आगे बढ़ाए। किंग ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। रिश्ते इंसान को कमज़ोर कर देते हैं बीस्ट। ये मैंने तुम्हें समझाकर फिर ही जज्बात से आरी किया था, पर तुम भटक कर वहीं पहुंच गए जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। किंग उसकी पुश को देखता हुआ सोचने लगा, और सईद की सोच उससे मुख्तलिफ थी। रिश्ते एहसास कमज़ोरी नहीं, इंसान की ताकत होती है। जैसे आज उसकी शहजादी का एहसास उसे खींच कर लाया था इस हैवान के आदमी के लिए। रिश्तों का मान एहसास ताकत ही थी कि जिन पर आँच आने का सोचते ही उसके रगों में हैवान जोश से ठोकरे मारता उसे जगाकर दरिंदगी तबाही पर उकसा रहा था। और वो खुद पर बर्फ की तह जमाए पहले अपनी शहजादी को देखना चाहता था, सही सलामत। उसके बाद वो फैसला करेगा इन हैवानों को कैसे मौत देनी है।